क्लास 12th सोशोलॉजी चैप्टर पहला है हमारा, दूसरी बुक से है। ठीक है, पहली बुक हमने करा दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। सेकंड बुक देखिए, चैप्टर 1 है संरचनात्मक परिवर्तन। इसका पहला पार्ट है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आंसर की शेप में भी आपको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। पार्ट 1 है ये, 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे पूरा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, आपको जो भी अपडेट्स होगी सारी वहीं पे मिल जाया करेगी टाइम टू टाइम। और आप हमारी एकलव्य ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पे हमने क्विज में जाकर आप क्विज सेक्शन में जाके टेस्ट दे सकते हैं, और सोशोलॉजी के टेस्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस संडे से जो आने वाला है। तो आपके सोशोलॉजी के टेस्ट भी वहाँ पे एमसीक्यू डाल दिए जाएंगे। बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको 1 मिनट का बेसिक बताना जरूरी है। ये नहीं समझा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। देखिए, भारत का जो इतिहास है एक गौरवशाली इतिहास है और बहुत विस्तृत इतिहास है। तो भारत का इतिहास इतना ज़्यादा बड़ा है, इतने प्राचीन समय से हम इसको पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको पढ़ने की सुविधा के अनुसार से हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, भारत के इतिहास की बात करें, तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। और एक हो जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको ज़्यादातर जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो आधुनिक भारत पे रहेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है आधुनिक भारत के बाद के समय पे ही बना हुआ है। लेकिन जब हमें भारत का अतीत जानना होता है, यानी अगर भारत का अतीत जानना होता है, तो उसके लिए हमें प्राचीन यानी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होता है। लेकिन जब हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है। आपकी जो हिस्ट्री की किताबें हैं उसमें जो आपकी पहली बुक है, बुक 1, वो आपकी प्राचीन हिस्ट्री है। बुक 2 जो है आपकी वो मध्यकालीन हिस्ट्री है, और जो बुक 3 है वो आपकी आधुनिक भारत की हिस्ट्री है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, आधुनिक भारत में जब अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत, तो उस समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही बन जाता है कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद के कई तरीके से मतलब समझाए जाते हैं। ठीक है, बहुत तरह से। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसे समझिए। उपनिवेशवाद के अंतर्गत क्या होता है, कोई शक्तिशाली देश, कोई भी दुनिया का ताकतवर देश, इसके किसी ताकतवर देश के द्वारा किसी दूसरे देश, यानी दूसरा जो देश होगा वो कमजोर देश होगा, जब किसी एक ताकतवर देश के द्वारा दूसरे कमजोर देश पर अपना शासन कायम कर लिया जाए तो वो उपनिवेश उसका कहलाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ है। पश्चिमी देशों ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया था, यानी अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत जो है, भारत भी गुलाम था ब्रिटेन का, या फिर आप पश्चिमी यूरोप में आप इसको देख सकते हो। तो भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। तो क्या होता है कि ये जो ताकतवर देश होते हैं, जो कमजोर देश पे अपना शासन चलाते हैं, कायम कर लेते हैं, इसके तहत ये क्या करते हैं, जो ताकतवर देश हैं वो दूसरे कमजोर देश को उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक जो आ, नियम होते हैं, वहां पे जो भी रूल्स वगैरह बने होते हैं उसको प्रभावित करने लग जाते हैं। यानी जब उस पर शासन कर लेते हैं तो उसको बदलते हैं, वहां पे राजनीतिक व्यवस्था बदलने लग जाते हैं, आर्थिक व्यवस्था अपने अनुसार बदलने लग जाते हैं, यानी ऐसे बदलते हैं जिससे कि उपनिवेश वाले देश को फायदा हो, यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को फायदा हो, ना कि उसमें भारत को फायदा। समझ रहे हो? अब एक बार दोबारा से समझो। जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे कमजोर देश को अपने कब्जे में ले ले, या फिर वहां पे अपना शासन स्थापित कर ले, और वहां पे राजनीतिक आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने लग जाए, वहां पे बदलाव करने लग जाए अपने अनुसार, ऐसे में वो ताकतवर देश क्या देखता है, अपना प्रॉफिट देखता है, अपने फायदे के अनुसार वहां पे जो रूल रेगुलेशन है उसको चेंज करता है। अंग्रेज जो थे, इन्होंने भारत में शासन किया, अपनी जो व्यवस्थाएं थी भारत पे लागू की। लगभग 200 वर्षों तक भारत जो था इन अंग्रेजों का गुलाम रहा। और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो पश्चिमी उपनिवेशवाद का शिकार रह चुके हैं। केवल भारत ही मत समझना, और भी बहुत सारे देश हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें, वो भी गुलाम रह चुका है। बहुत सारे देश हैं जो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसे हुए थे। तो यहां से आपको उपनिवेशवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत पे था, या फिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ। आज के समय हम ये कह सकते हैं कि हम
ब्रिटेन से आज़ाद हो चुके हैं, हमारा देश भारत स्वतंत्र है, लेकिन हम एक चीज़ नहीं कह सकते, आज भी कहीं ना कहीं हम उनके उपनिवेशवाद को आज भी हम लेकर चल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम आज भी गुलाम हैं। अब ये गुलाम कैसे हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। तो देखिए, भारत पर पश्चिमी उपनिवेशवाद का बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि भाई 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, उस 200 वर्षों में यहाँ पे बहुत ज्यादा परिवर्तन किए, तो उससे भाई भारतीय जो जनमानस था वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं जो भी हैं वो औपनिवेशिक काल की ही देन है, उसी समय की। और आप जो भारत के कानून के बारे में पढ़ते हैं, भारत का कानून ज्यादातर अंग्रेजों के कानून से उठाया गया ही है। आप देखते हो कि अलग अलग देशों से इसमें प्रावधान रखे गए थे, ठीक है। संसदीय विधि हो या शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब अंग्रेजों के प्रारूप पे, उनके सिस्टम पे ही आधारित है हमारा। आप देखते हो कि हम सड़कों पे लेफ्ट चलते हैं, जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड की साइड में, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश या फिर आप पश्चिमी देशों का तरीका है जो हमने अपना रखा है। आप सड़कों पे ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट की दुकानें देखते हैं, ठीक है, और हम अपने नाश्ते में इन चीज़ों को खाते भी हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं हमें बाहर से ही मिली हैं ये चीज़ें और हमने इसको अपना रखा है। पोशाक, हमारा जो पहनावा है वो बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। आप स्कूल में देखते हो बच्चे टाई लगा देते हैं, कंपलसरी कर दिया है कई स्कूलों में टाई बच्चे को लगाना है, ये भी पश्चिमी सभ्यता का ही है। तो आप ये समझ सकते हो कि एजुकेशन हो, चाहे वो कानून हो, चाहे हमारा खाने पीने का तरीका हो, चाहे हमारा पहनावा हो, यहाँ तक कि हम अंग्रेजी भाषा को बोलकर गर्व महसूस करते हैं, ये भी हो, हम दूसरी भाषा को हम बोलने में हमें अच्छा महसूस होता हो, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये सारा का सारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद ही है। आज भी हम इस चीज के शिकार हैं, और हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक कहते हैं, और आधुनिकता का मतलब ही यही था कि हम उनके जैसे बने, पश्चिमी सभ्यता को अपनाएं, ये कहा जाता था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि उपनिवेशवाद से हमारा जीवन कैसे प्रभावित है, तो आप बता सकते हो कि भाई बहुत गहरा असर पड़ा है भारत पे। उनकी ये जो संस्थाएं और औपनिवेशिक आधुनिक जो संस्थाएं हैं, ये सब औपनिवेशिक काल की देन है, बता सकते हो। एजुकेशन हमारी अंग्रेजों के अनुसार चल रही है, संसदीय विधि जो है हमारी उनके अनुसार चलती है, सड़कों पे हम जो चल रहे हैं लेफ्ट साइड में वो भी उनके अनुसार है, ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं ये भी उन्हीं के अकॉर्डिंग है, उन्हीं के तरह हम कपड़े पहनने लगे हैं, उन अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व देने लगे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम अभी भी, देश जरूर आज़ाद हो गया लेकिन हम इन चीज़ों के गुलाम आज भी है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब और विस्तार से समझाता हूँ, इसे समझिए। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत के पारंपरिक आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था उसने भारत के पारंपरिक आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया। हुआ क्या कि देखिए, भारत के जो लोग थे, उन जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, जो बुनकर थे, वो अपना रोजगार चलाते थे भारत के अंदर। जब हमारा देश गुलाम नहीं था तो ये सभी अपने कार्य करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज वैसे आए तो थे यहाँ पे व्यापार के नजरिए से, उनका उद्देश्य यहाँ पे रहना नहीं था, लेकिन जब वो भारत में व्यापार करने आए तो वो समझ गए कि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके पास कच्चा माल और संसाधन वगैरह बहुत हैं। अगर इस देश पे शासन कर लिया जाए और इसके संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल कर ले अंग्रेज, तो उससे अंग्रेजों को यानी ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा लाभ होएगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, फिर धीरे धीरे भारतीय व्यवस्था को समझ के भारत को गुलाम बना लिया, और फिर यहाँ पे होने वाली जो घटनाएं थी उसको प्रभावित किया। अब हमारे कारीगर, शिल्पकार, बुनकर जो थे वो काम करते थे अपने अनुसार, लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने इनके कार्यों को एक तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि अब जो था, जो भी हो रहा था वो मशीनीकरण के द्वारा होने लगा था। जो लोकल रोजगार थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अंग्रेजों ने क्या करा, भारत एक ऐसा देश था जो अपने अपने लेवल पे बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करता था। अंग्रेजों ने उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। ये वो क्या करते, भारत से कच्चा माल जो था, कच्चा माल प्राप्त कर लेते, उसको ले जाते बाहर, ठीक है, यूरोप, और वहां से मशीनों में, वहां से फैक्ट्रियों में बनाते वस्तुओं को, और वापस हमारे ही कच्चे माल से बनी हुई वस्तुओं को हम पे ही बेच देते। यानी अंग्रेजों ने अपना लाभ कमाया बहुत ज्यादा, उससे हमारे जो कारीगर, शिल्पकार, बुनकर थे ये बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर हो गया। जो पुराने हमारे शहर होते थे, प्राचीन शहर, वो धीरे धीरे उनका अस्तित्व कमजोर होने लगा। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार नगरीकरण या फिर नए शहरों का विकास किया, आप ऐसे भी कह सकते हो। औपनिवेशिक शहरों का विकास हुआ, जैसे कि कोलकाता, इसको हिंदी में हम कलकत्ता पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में आप कलकत्ता पढ़ेंगे। मुंबई, चेन्नई, ये सब क्या था, अंग्रेजों ने अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए इनको विकसित किया। कैसे किया, इसे भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण हमारी जो खेती थी वो भी प्रभावित हुई।
अंग्रेज अब ये तय करने लगे थे कि किसान कौन सी फसल उगाएगा और किसान कौन सी फसल नहीं उगाएगा। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? अंग्रेज डिसाइड कर रहे हैं। इससे पहले किसान अपनी मर्जी से कर सकता था, लेकिन अब अंग्रेज उनको दबाव बनाते हैं कि ये वाली फसल तुम्हें उगानी है। जिस कौन सी फसलें? ऐसी फसलें जिससे अंग्रेज लाभ कमा सके। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से भारत जो था, भारत पे प्रभाव पड़ा और हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ। देखो बहुत विस्तार से बता रहा हूं। अब और देखो आगे। भारतीय जो कृषि थी वो ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन बन गई। पहले जो भारतीय कृषि होती थी वो हमारे किसानों का, हमारे देश का पेट पालने के लिए काम आती थी। अब यही कृषि जो है वो अंग्रेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। यानी अंग्रेजों ने बिल्कुल सिस्टम बदल दिया है। उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को बढ़ा दिया। भारत के एक हिस्से से लोग दूसरे हिस्से में जाने लगे। और ये यहाँ पे एक चीज और समझिए, भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने लगे और भारत से लोग विदेश भी जाने लगे। ये समझिए थोड़ा, ठीक है। भारतीय मजदूरों को जहाजों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में जो उपनिवेश थे उन वहां पे भेजा जाने लगा। एक तो ये था। फिर भारत के जैसे आज का जो झारखंड है, यहाँ से लोगों को असम ले जाया जाता था। असम के जो चाय के बागान थे वहां पे उनसे काम कराया जाता था। तो इस तरीके से लोगों को, जनता को और हमारी संस्कृति को, हमारे डेली लाइफ को अंग्रेजों ने क्या करा? पूरी तरीके से प्रभावित किया, चेंज किया, बहुत बदलाव करे। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट बता सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपका छोटा आता है तो आपको इतने ज्यादा पॉइंट नहीं बताने, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूर्व पूंजीवादी और ब्रितानी पूंजीवादी दौर में क्या अंतर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझना क्या है आपको, पूर्व पूंजीवादी और जब, देखिए एक समय ऐसा था जैसे मान लो अंग्रेज जो आए, एक ये समय था जब अंग्रेज भारत आए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये समय था जब अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज। और एक समय ऐसा था जब अंग्रेज से पहले मुगल शासन कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मुगलों का शासन था उस समय में जो शासन व्यवस्था थी, जो उनके तौर तरीके थे वो अलग थे। लेकिन जो अंग्रेज जब आए, इन्होंने तौर तरीके शासन को अलग तरीके से बदला, ठीक है। तो अंग्रेजों के समय में जो उपनिवेशवाद हुआ या फिर जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसमें और पहले वाली जो व्यवस्था थी उसमें अंतर था। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी कि पूर्व पूंजीवादी, अंग्रेज जब आए तो उसको हम पूंजीवादी समय मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा था। उनसे पहले जो मुगल थे उस समय में पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी। तो उन दोनों के में क्या अंतर है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए, पूर्व पूंजीवादी शासक यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले वाला, पूर्व पूंजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त करते थे। यानी कि उन्होंने क्या करा था, मुगलों ने भी भारतीयों को अपना गुलाम बना रखा था, शासन वो कर रहे थे, लेकिन अपने प्रभुत्व से वो लाभ प्राप्त करते थे, ठीक है। शासक जो होते थे, राजा जो होते थे, वो समाज के आर्थिक आधार पर हस्तक्षेप नहीं करते थे। यानी कि किसान को ये नहीं बोलेंगे कि तुझे ये फसल उगानी है। जो अंग्रेज जैसे जैसे रूल बनाने लगे थे, प्रभावित करने लगे थे, बुनकर, कारीगरों, सबका रोजगार खत्म करा, ऐसा नहीं, उन्होंने मतलब इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करा, ठीक है। उन्होंने परंपरागत जो आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी उस पर कब्जा जरूर किया, लेकिन अपनी सत्ता बरकरार रखी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत समझना कि मुगलों के समय में जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। शोषण तो ये भी बहुत करते थे, लेकिन बस फर्क इतना है कि अंग्रेजों का जो सिस्टम था वो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जिसमें केवल और केवल ब्रिटेन का और यूरोप का लाभ देखा जा रहा था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या करा, भारतीयों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और नुकसान इन्होंने भी पहुंचाया, बस अलग तरीके थे सबके। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया। अब देखो कि मुगल शासक जो थे उन्होंने क्या करा, भारत पे शासन किया, ठीक है। किसान जो खेती करते थे उनको ये नहीं, दबाव नहीं था कि इस चीज की खेती करो। जो खेती की जाती थी उससे टैक्स लिया जाता था, जमीन वगैरह हर तरह से, कई तरह से टैक्स तो लेते थे ये भी, लेकिन व्यवस्था जो थी वो ऐसे ही चल रही थी। अब देखो, जब मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, तब क्या परिवर्तन हुई ये आपको समझना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूंजीवादी व्यवस्था, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझो। देखो, ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पे आधारित था। आपको पता है ब्रिटेन जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था पे बिल्कुल आधारित था। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब ही यही होता था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं, और वो अधिक से अधिक लाभ कमाना ही बस उनका उद्देश्य होता है। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, भूमि संबंधी नियम बदल दिए। अब समझिए, इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया। जो कि मुगल शासन में हस्तक्षेप नहीं था, वो हस्तक्षेप यहाँ पे होने लगा, क्योंकि मुगल शासक ये नहीं कहते थे कि आप कौन सी फसल उगाएंगे, लेकिन अंग्रेज ये कहने लगे थे कि अब आपको कौन सी फसल उगानी है। फर्क समझिए इन दोनों में।
कृषि में हस्तक्षेप, कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, यह तय किया कि कौन सी फसल उगाई जानी है। अब अंग्रेज जो बताएंगे किसान को वो फसल उगानी होती थी। वस्तुओं का जो उत्पादन होता था पहले अपने लेवल पे अलग तरीके से होता था, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे भी नियम बना दिए। वस्तुओं का वितरण कैसे करना है उसका तरीका इन्होंने बदल दिया, यानी अंग्रेजों ने आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदला। यहां तक कि जंगलों को भी नहीं छोड़ा, जंगल संबंधित कानून बना दिए। अब नए कानून के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों, और यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, गाड़ियों नहीं होगा ये, गरडियों, ठीक है, जो गरडिये होते थे इनका जंगलों में जाना प्रतिबंधित कर दिया कि भाई अब ये नहीं जा सकते वहां पे। जंगल में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, पशु के लिए चारा चरवाया जाता था, उनको, उनके लिए चारा इकट्ठा किया जाता था पहले, लेकिन अब वो चीज दुर्लभ हो गई। अंग्रेजों ने व्यवस्था ऐसी बना दी, कानून ऐसे बना दिया कि अब वो चारा नहीं ले सकते इनके लिए। पेड़ों को खूब अंधाधुंध कटाई करी, अपने हिसाब से उन्होंने अपना फायदा देखा। उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को बढ़ाया, एक हिस्से से दूसरे हिस्से लोगों का आना जाना चला रहता था। जैसे आज का झारखंड जो है, यहाँ से लोग गए चाय के बगान में, असम में काम करने के लिए चले गए, ठीक है। तो आप समझो कि क्या क्या हो रहा था। लेकिन इन दोनों में बस यही अंतर है, अगर आपसे अंतर पूछे तो ये बोलना कि जब अंग्रेजों का शासन आया पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था पे आधारित था, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि उत्पादन व्यवस्था पे अपना अधिकार कर लिया, जंगलों पे अपना अधिकार कर लिया, कृषि पे अपना अधिकार कर लिया, हर चीज पे अपना अधिकार कर लिया और अपने फायदे के अनुसार चलाने लगे। मुगलों के समय में क्या था, वो चीजें उतनी ज्यादा मतलब पाबंदी नहीं थी, लेकिन मुगल भी अपना अलग तरीके से फायदे उठाते थे। तो ये दोनों समय में ऐसी ऐसी व्यवस्था रही है, आपको ये बताना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका के बारे में संक्षेप में लिखिए। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका समझिए। जो अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें नगरों की क्या भूमिका थी, बहुत ज्यादा भूमिका थी। समझिए कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल इस पे आधारित है, क्योंकि समुद्र, आपने देखा होगा ये जो भारत का मैप देखोगे आप, तो आपको पता है इधर पानी है, ठीक है। तो व्यापार करते थे ये, ठीक है, समुद्री मार्ग के जरिए। इसीलिए इन्होंने क्या करा, समुद्र तटीय नगर जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये काफी महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि यहाँ से क्या करते थे, ये एक तरह से पत्तन के रूप में यूज करते थे इसको। यहाँ से बाहर से आने वाली चीजों को भी यहाँ पे समुद्री मार्ग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ से बाहर जाने वाली वस्तुओं का भी समुद्री मार्ग के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता था। यानी आयात और निर्यात के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए थे। तो आप कह सकते हो कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में जो नगर थे, जो इन्होंने बसाए थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे, ये जो औपनिवेशिक नगर थे, इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। समुद्र तटीय नगरों से वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था, और इसके साथ साथ जो उत्पादित वस्तु है वो सस्ती कीमत पर वहां से आयात भी कर सकते थे। तो पता है आपको कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत से कच्चा माल ले जाते थे, तो कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे इनके जरिए, और वहां से बना हुआ माल वापस बना, मतलब बनी हुई वस्तुओं ले आते थे। तो दोनों में ये महत्वपूर्ण काम आ जाता था, यानी उनको फायदा हो जाता था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। एक क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप जानते हो कि पहले क्या होता था, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तो उसको ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे समाज का विकास हुआ, फिर बाद में कारखाने स्थापित होने लगे। पहले जो काम लोग हाथों से करते थे, अब वो कारखानों के स्थापित होने के बाद वो काम क्या होने लगे, मशीनों से होने लगे। जब वो काम मशीनों से होने लगे तो काम क्या हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया उत्पादन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं आपको एक बुक छापने का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए पहले बुक जो थी हाथ से लिखी जाती थी, एक बुक को लिखने में 10-10 साल लग जाते थे, उसके अनुवाद करने में, उसको बनाने में, हाथ से जब पांडुलिपि तैयार की जाती थी बहुत वर्ष लग जाते थे, बहुत समय लगता था। लेकिन जब छपाई का सिस्टम आया, अब क्या था, एक ही दिन में 50 बुक छाप दी जाती थी और बहुत आसान हो गया। तो यही आपको बताना का मतलब है कि औद्योगिकरण के द्वारा क्या होता है कि मशीनों से काम किया जाता है, और मशीनों से जब काम होता है तो वो काम आसान भी हो जाता है, और उसका उसकी जो बहुत तेजी से काम होता है। तो समझिए इसे, देखिए, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत उत्पादन मानवीय श्रम यानी मनुष्य के श्रम के आधार पर ना होकर मशीनों से होता है। अब जब मशीनों से होगा तो उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे होता है। और देखिए, औद्योगिक समाजों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग, जो औद्योगिक समाज होते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार में लगे होते हैं, और ये लोग कारखानों में, ऑफिस में और दुकानों में क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, काम करते हैं। पश्चिमी देशों की बात करें तो 90% से ज्यादा लोग वहाँ पे कस्बों या शहरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कस्बों और शहरों में उद्योग वगैरह मिल जाते हैं, और जहाँ पे उद्योग वगैरह होंगे वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे रोजगार और व्यवसाय के अवसर होते हैं, तो इसीलिए वो वहाँ पे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ब्रिटेन जो है औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था।
ये सारा आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस बताया मैंने आपको। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी होगी वीडियो को देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, एक बार मैं सिलेबस पूरा कवर कर दूं उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, जब तब आपको पता लगेगा कि कितना आसान पेपर आता है सोशोलॉजी का। बिल्कुल सिंपल पेपर आता है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।